मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है भारत में लिपि का इतिहास। बच्चों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोस आपको मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लिपि का इतिहास किस प्रकार से रहा था। देखिए बच्चों, ऐसा माना जाता है कि भारत में लिपि का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। लिपि के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु भी माना जाता है। भारत में परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लिपि का जो आविष्कार हुआ था वो ब्रह्मा जी ने किया था। लेकिन अगर कहा जाए तो भारतीय परंपरा के अनुसार ही ऐसा माना गया है। जो भाषा के वैज्ञानिक हैं भोलानाथ तिवारी जी, उन्होंने लिपि के आविष्कार को लेकर उनका कुछ और ही मत है। उनका मानना क्या है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि को स्वयं जन्म दिया है। आरंभ में तो मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया था वह यह सोचकर नहीं किया था कि उसे लिपि विकसित होगी। आरंभ में तो मनुष्य ने बिना सोचे समझे धार्मिक दृष्टि से कुछ रेखाएं खींची, कुछ चिन्ह बनाए, देवताओं के काल्पनिक चित्र बनाए। सुंदरता के लिए उन्होंने दीवारों पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के चित्र बनाए। बाद में इन्हीं साधनों का प्रयोग विचार की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा और वे धीरे धीरे विकसित होकर नीति बन गई। लिपि के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इसके संबंध में दो प्रकार के मत जो हैं वो सामने आते हैं। वो क्या क्या है? देखो, जो पहला जो मत सामने आता है लिपि के संबंध में वो क्या है कि भारतीय विद्वानों का मानना है कि भारतीय लिपि का जो विकास है वो भारत में हुआ था। और जो दूसरा मत सामने आता है वो क्या है कि यूरोपीय विद्वानों का ये मानना है कि भारतीय लिपि का जो उद्भव है वो बेबीलोन, मिस्र और यूरोप के निकट के स्थानों में प्रचलित लिपियों से हुआ था। जो यूरोप के जो विद्वान हैं वो ऐसा मानते हैं। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने प्राचीन भारतीय जो लिपि है, लिपि माला में लिपि ज्ञान की प्राचीनता सिद्ध की और यह भी सिद्ध हो गया कि 2000 ईसा पूर्व वर्ष पहले भी भारत में सेंघव लिपि प्रचलित थी और यह विश्व की प्राचीन ज्ञान लिपि मानी गई है। इस संदर्भ में जो पाश्चात्य विद्वानों के तर्क और मत का विरोध करते हुए शिलालेखों की जो लिपि थी उसको प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया गया। और ये जो लिपि प्रमाण रूप से प्रस्तुत की गई, शिलालेखों पे जो लिपि लिखी हुई थी उसे प्रमाण रूप में जो प्रस्तुत किया गया उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला किस भाग में था? वैदिक ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार क्या सिद्ध होता है। देखिए, जो वैदिक ग्रंथ के जो प्रमाण थे उनमें क्या था कि ऋग्वेद में ज्योतिष संबंधी अनेक सूतक हैं जो अंक के आविष्कार की सूचना देते हैं। अगर ऐतरेय ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो इसमें छंद कोई अक्षर का विश्लेषण है जिसमें वर्णमाला के विकास की सूचना मिलती है। और जो इसका दूसरा भाग जो बांटा गया था वो था संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण। संस्कृत ग्रंथों में क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? देखिए, जो वाल्मीकि रामायण के हनुमान और सीता के बीच हुए संवाद में लिपि और भाषा के संकेत मिलते हैं। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में लिपि ग्रंथ और लिपिक जैसे शब्दों का प्रमाण मिलता है। अब इसका तीसरा जो भाग वो क्या था? बौद्ध और जैन ग्रंथों के प्रमाण। इन ग्रंथों में क्या प्रमाण पाए जाते हैं कि समवायन सूत्र और पणवर्ण सूत्र जो है इनमें 18 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रथम नाम किसका आता है? ब्राह्मी लिपि का। बौद्ध ग्रंथ जो है ललित विस्तार सूत्र में भी भारत के 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। इन तीनों प्रमाणों के साथ साथ और क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? हमारे जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में अनेक मोहरें मिली। इन मोहरों पर अंकित लिपि संकेत तथा चित्रों के आधार पर भारतीय लिपि की प्राचीनता सिद्ध करती हैं। प्राचीन भारत की 2 लिपियां सबसे प्रमुख मानी गई थी और वो कौन कौन सी थी? खरोष्टी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ब्राह्मी लिपि जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। प्राचीन काल में खरोष्टी लिपि का प्रचार प्राय पश्चिमी उत्तर सीमा प्रदेशों में पाया जाता है। और दूसरी ओर अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक माना गया है। विद्वानों का ये मानना है कि ब्राह्मी लिपि का जो विकास है वो स्वतंत्र रूप से भारतीय सीमा के भीतर ही हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो लेखखंड मिले हैं उनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई थी।
लेकिन कुछ विद्वानों ने सुमेरी, सिंधु घाटी और वैदिक आर्य इन 3 सभ्यताओं को विकसित मानकर या फिर सुमेरी लिपि से ब्राह्मी के उद्भव का अनुमान किया है। लेकिन ये जो तर्क विद्वानों ने दिया है ये आज तक विचारणीय बना हुआ है, यानी कि इस पर कोई भी अभी तक तर्क अच्छे से नहीं आया है। इसलिए निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि अधिकांश भारतीय पंडितों के अनुसार देवनागरी का विकास उस ब्राह्मी से हुआ था जो ईसा पूर्व 1000 वर्षों से भारत में प्रचलित थी और जिसका विकास स्वयं भारत में और भारतीयों के द्वारा ही किया गया था। अब बात करते हैं कि लिपि का आरंभिक रूप किस प्रकार से था। देखिए, लिपि का जो आरंभिक रूप है उसे 3 भागों में बांटा गया है और 3 भाग कौन कौन से इसके, चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्रलिपि की। देखिए, चित्रलिपि में क्या था। लिपि की जो आरंभिक अवस्था है वो चित्रात्मक मानी जाती है। चित्रों के प्रयोग के कारण इस अवस्था की लिपि को चित्रलिपि कहा जाता है। यह चित्र जो होते थे वो बहुत ही सरल होते थे। इन चित्रों में जैसा पदार्थ वैसा ही चित्र की प्रवृत्ति को दर्शाया जाता था। प्राचीन काल में आदि मानव अपने भाव और वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए उसका चित्र बना देते थे। जैसे कि अगर मान लो सूर्य को दर्शाना है तो वे गोल आकार बना देते थे। इसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए या जीव जंतुओं के लिए भी उसी प्रकार के चित्र वो बनाते थे। लेकिन इस लिपि में कठिनाई भी थी। कठिनाई क्या थी कि इस लिपि से चित्र तो दिखाए जा सकते हैं लेकिन प्रेम, करुणा, दया जैसे भावों को दिखाना इसमें कठिन था। लेकिन मनुष्य ने धीरे धीरे इसका भी विकल्प ढूंढ लिया। उन्होंने भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए वैसे ही चित्र बनाने शुरू करे जैसे कि आंखों से बहते हुए आंसू, उनका चित्र बनाना शुरू किया। अगर खुशी को व्यक्त करना है उन्होंने तो मुस्कुराते हुए चेहरे का उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो चित्रलिपि की प्रामाणिकता से स्पष्ट करने के लिए मिस्र, चीन, स्पेन आदि देशों में भोजपत्र या चट्टानों या पेड़ों की जो छाल है या मिट्टी के बर्तनों पर अंकित चित्र भी पाए जाते हैं। इससे चित्रलिपि की व्यापकता प्रमाणित होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि चित्रलिपि कहीं ना कहीं प्राचीन काल में बहुत ही प्रचलित थी। अगला इसका आता है भावलिपि। देखिए, भावलिपि में क्या होता है। भावलिपि जो होती है चित्रलिपि का ही एक विकसित रूप माना जाता है। इसमें मनुष्य के हृदय का जो भाव है वो चित्र में अंकित किया जाता है। इस लिपि में चित्रों को बहुत ही सरल बनाया जाता है और इससे संबंधित अर्थ भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि अगर दुख का भाव है तो क्या चित्र बनाया जाएगा, आंखों में आंसू का चित्र बनाया जाएगा। इस लिपि के उदाहरण जो हैं वो उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और चीन में मिलते हैं। कई बार तो जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें से एक से अधिक भाव भी कई बार प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें कठिनाई क्या आती है, इसमें कठिनता ये आती है कि इसमें जो सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति करना कठिन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भावलिपि जो है वह चित्रलिपि और ध्वनि लिपि के बीच की अवस्था है। चित्र में क्या होता है कि सूर्य के लिए तो केवल गोल आकार को बना दिया जाता है, लेकिन भावलिपि में क्या होता है कि यह गोला जो है सूर्य के अतिरिक्त सूर्य से जुड़े भाव को भी व्यक्त करता है। जैसे कि गर्मी है ज़्यादा तो सूर्य तो बना दिया, गोल हो गया, सूर्य तो बन गया, लेकिन भाव में उसे व्यक्त किया जाता है कि सूरज की गर्मी को भी उसमें व्यक्त किया जाता है। अब इसका जो तीसरा भाग है वो क्या है, ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि में क्या होता है, देखिए, ध्वनि लिपि जो होती है लिपि के विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ध्वनि लिपि से ही लिपि का वास्तविक रूप निखर कर सामने आ पाया है और इसी के कारण मनुष्य अपने भावों और विचारों को सहज और सुगम ढंग से व्यक्त कर सकता है। ध्वनि लिपि को लिपि के विकास का पूर्ण अवस्था भी मानी जाती है। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि इसमें भाषा की किसी भी ध्वनि का ठीक ठाक अंकन करने की क्षमता होती है। इसमें भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण निश्चित किए गए हैं। ध्वनि लिपि को विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है और 2 भाग वे कौन कौन से हैं। पहला है वर्णात्मक लिपि। देखिए, वर्णात्मक लिपि में क्या होता है कि इस संबंध में भोलेनाथ तिवारी का क्या मानना है। वो मानते हैं कि ये एक ऐसी ध्वनात्मक लिपि है जिसमें लिपि चिन्ह किसी भी ध्वनि की लघुतम इकाई को व्यक्त करता है।
इसी लिपि का सबसे विकसित रूप माना जाता है। अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो वर्णात्मक लिपि है उसे आदर्श लिपि भी माना जाता है। अगर जो इसका उदाहरण की बात की जाए तो रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि का ही एक उदाहरण माना जाता है। अब दूसरा इसका क्या है, अक्षरात्मक लिपि। देखिए अक्षरात्मक लिपि में क्या होता है कि इस लिपि में अक्षर, स्वर और व्यंजन के मिले जुले रूप को व्यक्त किया जाता है। प्रसिद्ध लिपि विद्वान अनंत चौधरी वो क्या कहते हैं कि जो देवनागरी जो लिपि है वो ही अक्षरात्मक लिपि उसको मानते हैं। वे कहते हैं कि अक्षरात्मक लिपि ही वर्णात्मक लिपि का पूर्ण विकसित रूप है, जबकि कपिल देव वेदी जी इस बात को खंडित करते हैं। उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि जो देवनागरी ही पूर्ण तरह से वर्णात्मक लिपि है, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों ही विद्वानों में इस चीज़ का भेद है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।